सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने बीए पार्ट थर्ड का इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे थे। कौन सा? जलवायु। ठीक है, उसमें अपन ने देखो ऋतु पढ़ रहे थे अपन, है ना। सबसे पहले अपन ने कौन सी ऋतु देखी? या ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ये अपन ने देख ली। उसके बाद में वर्षा ऋतु भी अपन ने देख ली। देखो अपन ऋतु कौन से गोलार्ध के संदर्भ में पढ़ेंगे। एक बार टॉपिक से वापस जोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि कल अपना जो मानसून वाला ये नहीं है क्या, वर्षा ऋतु वाला, वो कंप्लीट हुआ था। तब आगे कौन सी ऋतु आएगी? वो आएगी शरद ऋतु। तो शरद ऋतु लिखने से पहले थोड़ा सा टॉपिक से जुड़ जाओ। पहली बात तो अपन ने सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अपन ऋतुएं जो पढ़ रहे हैं वो किसके संदर्भ में? इंडिया के संदर्भ में। और भारत है कहाँ? वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में है। और इसमें भी कहाँ है भारत? यहाँ है। तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व दिशा। भारत कौन सी दिशा में है? ग्लोब में भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, अब आप इसको यूं समझो, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और यहाँ कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है? वो है कर्क रेखा। और यहाँ है मकर रेखा। जल्दी से समझाऊंगा इसको, बस जुड़ जाओ टॉपिक से। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है। ठीक है, अब सूर्य की स्थिति है वो इन 3 रेखाओं पर ही बनती है। वजह क्या है? पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका होना। यहाँ सूर्य की स्थिति है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। घूमती पृथ्वी है, लेकिन अपन यहाँ सूर्य को घुमाते हैं। जो ये भूमध्य रेखा पर सूर्य कब होता है? 3 महीने का डिफरेंस आपको बताया था। तो आप यूँ याद करो, 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? वो पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। अब यहाँ से सूर्य जब इस साइड जाता है तब ऋतु कौन सी होती है? वो होती है बसंत। सारी ऋतु बताऊंगा उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में है, और इधर वाली अपन दक्षिण गोलार्ध के संदर्भ में अगर अपन पढ़ें तो इससे अपोजिट होंगी। ठीक है, ये है बसंत ऋतु। अब जैसे ही सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है तो 3 महीने का डिफरेंस मैंने आपको बताया, 21 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अप्रैल, मई, जून। 21 जून को सूर्य की स्थिति होती है कहाँ? कर्क रेखा के ऊपर। तो जो ग्रीष्म ऋतु है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में, वो कब होगी? जून में। अब जैसे ही ये सूर्य वापस जैसे नीचे आता है, बताया नहीं 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वो ग्लोब घूमता है ना, नहीं तो पृथ्वी जैसे घूम रही है, तो वो सूर्य के सामने स्थिति बनती है ना, वो इन 3 रेखाओं के मध्य में ही बनती है। जब नीचे आएगा तब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर 23 सितंबर को सूर्य यहाँ पहुँचता है, और जैसे ही इस साइड चलना प्रारंभ करता है तब ऋतु उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होती है? वो होती है शरद। ये थ्योरी लिखाऊंगा ना, वहाँ बहुत आसान रहेंगे, वरना रट्टे मारते रह जाओगे जिंदगी में कि मतलब कि ग्रीष्म ऋतु कौन सी है इस महीने से इस महीने तक, शरद ऋतु कौन सी है इस महीने से इस महीने तक। और ये मेथड आप याद रखोगे तो वहाँ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ो, रीजन आपके दिमाग में होगा कि इस कारण ये ऋतुएं इन महीनों में है। ठीक है, तो जब सूर्य सितंबर में जैसे जैसे नीचे जाता है, ऋतु उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कौन सी होती है? शरद। और जैसे ही सूर्य यहाँ 21 दिसंबर को पहुँचता है ना, यहाँ पहुँचता, और यहाँ से जब वापस आना शुरू होता तो दिसंबर के बाद ऋतु कौन सी होगी? वो होगी शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। ये मैंने आपको पहले भी पूरा बताया है, एक बार टॉपिक से अपन फिर जुड़ चुके हैं। अब आगे आप लिखो, अपन ने वर्षा ऋतु तक लिख लिया था, आगे लिखो शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। और इसमें लिखो इस ऋतु का आगमन, अक्टूबर तक होता है। यह मध्य दिसंबर तक रहती है। इस समय दिन का तापमान अधिक व रात्रि का
तापमान निम्न हो जाता है, निम्न हो जाता है। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखो, इस समय लगभग दक्षिण पश्चिमी मानसून, इस समय लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौटता है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून या मानसून प्रत्यावर्तन भी कहा जाता है, मानसून प्रत्यावर्तन भी कहा जाता है। अब इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि जब सूर्य की स्थिति है वो दक्षिणी गोलार्ध में बन रही है, सूर्य की स्थिति जब यहाँ बनेगी तब टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा, टेम्परेचर प्लस होगा, और टेम्परेचर प्लस होगा तब जो वायुदाब है, वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा, वायुदाब निम्न होगा। वायुदाब निम्न होगा तो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, तो इधर वायुदाब क्या होगा, उच्च, और इधर क्या होगा, निम्न। तो हवाएं हैं वो इधर से इधर चलना प्रारंभ हो जाती हैं, तब मानसून वापस लौटना शुरू कर देता है। आगे लिखो आप, मानसून प्रत्यावर्तन भी कहा जाता है। कोरोमंडल तट पर मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा श्रीलंका में घनघोर वर्षा होती है या मूसलाधार वर्षा होती है। नेक्स्ट लिखो आप, शीत ऋतु, इसमें लिखो यह ऋतु, शीत ऋतु, अब यहाँ पहुँच चुका ना सूर्य, यहाँ से वापस जाएगा, तो यहाँ से जैसे चलना प्रारंभ करेगा तब यहाँ ऋतु कौन सी, जब यहाँ पहुँचा है तब तो कौन सी ऋतु, शरद ऋतु, वापस शुरू करेगा तब यहाँ शीत ऋतु। ठीक है, इसमें लिखो यह ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक चलती है, मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक चलती है। अब देखो जैसे मध्य मार्च के बाद में जैसे जैसे इधर चलना शुरू होगा तो उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कौन सी ऋतु होगी, बसंत ऋतु। मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक चलती है। इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण संपूर्ण भारत में तापमान गिर जाता है, तथा शीतलहर एवं पाले का प्रकोप हो जाता है, देखो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना वो पूरा समझने वाला ही है। अब मैं इतना बोलता हूँ आपको, फिर भी बताता हूँ, पहले भी बताया है कि इसको समझ लो आप, इस डायग्राम को, बहुत कुछ है इस डायग्राम में, चीज़ें थोड़ी सी दिख रही हैं लेकिन है बहुत कुछ, और लाइफ टाइम काम में आता है। फिर भी बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं समझना, नहीं सर मैं तो रट्टा ही मारांगा, एक ही बात दिमाग में रहती है। इस चीज़ रट्टे वाले बात को थोड़ा सा हटाओ, समझ लोगे ना तब आपने याद करके छोड़ दिया, दोबारा नहीं देखा ना तब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, और एग्जाम वगैरह में तो क्वेश्चन आराम से आसानी से कर पाओगे अगर चीज़ों को समझ लिया तो आपने। तब इसको समझने में टाइम ज़्यादा दो, न कि रट्टे मारने में। आपने लिखे हैं नोट्स, लिखना तो ज़रूरी है ही, ये समझ लिया उसके बाद में उसको पढ़ो आप, 1 मिनटों में याद हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। आगे लिखो आप, रो चेंज करके लिखो, लाइन चेंज करके लिखो। इस समय भूमध्य सागर की ओर से चलने वाला, भूमध्य सागर इस साइड है यहाँ, तो भारत है यहाँ, तो मतलब पश्चिम से पूर्व। इस समय भूमध्य सागर की ओर चलने वाला शीतोष्ण चक्रवात, ये अपन बोलते हैं सर्दियों में होने वाली वर्षा, मावठ जिसको कहते हैं, वो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करके इससे होती है। और प्रभाव एक तो चक्रवात होगा, सेकंड जो जेट स्ट्रीम है, अपन आगे थ्योरी पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम की, उसके कारण होती है। इस समय भूमध्य सागर की ओर से चलने वाला शीतोष्ण चक्रवात ईरान, इराक, अफगानिस्तान व पाकिस्तान को पार करते हुए भारत के
उत्तर मैदानी भागों में पहुंचता है, उत्तर मैदानी भागों में पहुंचता है और कभी कभी विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में आकर मैदानों में हल्की वर्षा होती है, मैदानों में हल्की वर्षा होती है। इस शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। यह रब्बी की फसलों के लिए जो अब जो बुआई की गई है ना, चना वगैरह की, इनकी ये आती हैं रब्बी की फसलों में, सरसों है, चना है, रब्बी की फसलों के लिए लाभदायक हैं। अब आप हेडिंग लिखो, भारत में वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा का वितरण। जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इससे जो भारत में वर्षा होती है ना, वो होती है 74%। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, उससे 13%। उत्तरी पूर्वी मानसून से 13% और दक्षिण पश्चिमी मानसून है उससे 74%। जो शेष बचा है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण है। भारत में वर्षा का वितरण लिखो आप इसमें, भारतीय क्षेत्रों में लगभग 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लगभग 13% वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है, वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है। 10% वर्षा मानसून से पूर्व होती है, मानसून से पूर्व होती है, मतलब मानसून से पहले होती है। जबकि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा मात्र 3% है, मात्र 3% है। सेकेंड रो में लिखो, संपूर्ण भारत में वर्षा का औसत 118 सेमी है, 118 सेमी है। वर्षा के परिवर्तित स्वरूप को देखते हुए, परिवर्तित क्षेत्रों को देखते हुए इसे कई क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, मतलब अधिक वर्षा वाले, कम वर्षा वाले, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखो आप अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इसमें जो ये डायग्राम बनाऊंगा एक, वो भी बना लेना, या आप अपने यहीं सीधा वो डाल देंगे, बुक का एडिट कर देंगे यहाँ, वो डायग्राम आप नोट्स में अपने बना लेना, नंबर अच्छे मिलते हैं उससे। पहला लिखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेमी से अधिक है, 200 सेमी से अधिक है। ये क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला लिखो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का मतलब ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है इसके इधर वाला, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। सेकंड पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत में आप कोष्ठक में लिखो त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। वो थर्ड लिख लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार
द्वीप समूह है। अब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सेकंड लिखो, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र में वर्षा का औसत 100 सेमी से 200 सेमी के मध्य 100 सेमी से 200 सेमी के मध्य होता है। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग, तमिलनाडु का तटीय भाग, त्रिपुरा, मणिपुर तथा असम घाटी का निचला भाग आदि। अगला लिखो, अल्प वर्षा क्षेत्र। अल्प वर्षा क्षेत्र, अल्प वर्षा क्षेत्र, और इसमें लिखो वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर होता है। वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर होता है। जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का कुछ भाग। लास्ट पॉइंट लिखो आप, अल्प वर्षा क्षेत्र। क्या? अल्प वर्षा क्षेत्र, यहाँ वर्षा 50 सेमी से कम होती है। यहाँ वर्षा 50 सेमी से कम होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान, कोस्टल ले लो, थार मरुस्थल, ये क्षेत्र आता है। इसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर का, ये जो क्षेत्र आता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आता है जैसलमेर का क्षेत्र है। जैसलमेर का शम गांव है जहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं होती, और ये गांव ना वनस्पति रहित है, सिंगल वनस्पति भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, रेगिस्तान है पूरा। 50 सेमी से कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान कोष्टक में थार मरुस्थल, उत्तरी गुजरात कोष्टक में कच्छ, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र। ये पश्चिमी घाट का ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र आता है ना, विदर्भ और तेलंगाना वाला, ये जो क्षेत्र है, इसकी हालात हैं वो भी अपना जो पश्चिमी राजस्थान है वैसे ही हैं। वृष्टि छाया प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर कोष्टक में लद्दाख। आगे ये लिख लो आप, यहाँ वहाँ नहीं लिखा तो आप यहाँ लिख लो आगे, विदर्भ तेलंगाना रॉयल सीमा क्षेत्र आदि। और इसके नीचे जो ये डायग्राम मैं डालूँ वो डायग्राम इसके नीचे बना लेना। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट अपन देखेंगे कल। धन्यवाद।